सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो साथियों, सुपरीचर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से तैयार करने के लिए मैं आपके सामने दोस्तों सुपरीचर एग्जाम के पशुपालन वाले पार्ट से आपके जंतुओं में जनन वाला टॉपिक लेके आया हूँ। इसके दोस्तों इस क्लास में मैं आपको पूरी के पूरी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ और यकीन मानिएगा क्वेश्चन आपके इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ही आएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपका पेपर वो बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा। नए सिलेबस के आधार पर हम पशुपालन के पार्ट अपने जो पार्ट दे रखा आपका उसमें जो आपका जंतुओं का जनन है वो अपने नए सिलेबस के आधार पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, जंतुओं में जनन जो आपका ये टॉपिक है, इसका पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया वो आपसे क्या पूछा है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है कहलाता है। ऑप्शन आपका लैंगिक जनन, अलैंगिक, द्विखंडन या परिखंडन। सारे के सारे बैठे नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका अलैंगिक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका अलैंगिक जनन कहलाएगा। और ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए। आगे 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन आपका जनन है, परिसंचरण है, पाचन है या फिर श्वसन है। दोस्तों जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है आपका इनमें से। तो देखिए, जाति की निरंतरता बनाने के लिए आपका इनमें से जनन जनन आवश्यक है। क्या आवश्यक है भाई, जनन आवश्यक है। आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और सभी का ए ऑप्शन आ रहा है, सभी ने क्या किया है भाई, ए ऑप्शन को लो किया है। पाचन व श्वसन जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, लेकिन जनन जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। ठीक है, आगे जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है वो देखिए क्या पूछा है कि वह जनन जिसमें नर व मादा युग्म का संलयन होता है कहलाता है। ऑप्शन आपका सहायक जनन, अलिंग जनन, एक व दो दोनों या फिर लैंगिक जनन। फटाफट से सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि ऐसा जनन दोस्तों जिसमें नर और मादा युग्म का संलयन होता है क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा दोस्तों आपके लैंगिक जनन। क्या कहलाएगा, ये आपका लैंगिक जनन कहलाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और शाबाश सभी के क्या आ रहे हैं, राइट आंसर आ रहे हैं। सभी ने भाई मेरे डी ऑप्शन को लो किया है। जंतुओं में नर और मादा दोनों युग्मक बनाते हैं। युग्मक आपस में संलयन होकर युग्मज बनते हैं। युग्मज विकसित होकर नया जीव बनते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रक्रिया है। आगे का क्वेश्चन आपसे कि डोली भेड़ की मृत्यु कब हुई। वाह भाई, क्या शानदार प्रश्न पूछा है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका कि डोली नाम की एक भेड़ है दोस्तों, इसकी मृत्यु कब हुई। ऑप्शन 16 जनवरी 2024 को, सॉरी 2024 नहीं 4 है। ठीक है, 14 फरवरी 2022 को या फिर 14 फरवरी 2003 को या फिर 16 जनवरी 2001 को। डोली की मृत्यु दोस्तों फेफड़ों के रोग के कारण हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आ जाए कि डोली जो आपकी भेड़ है इसकी मृत्यु किसके कारण हुई, तो फेफड़ों के रोग के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। और इसकी मृत्यु हुई कब है, तो 14 फरवरी सन 2003 में आपके डोली भेड़ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सी को लो करो आप। आगे का सवाल पूछा आपसे कि शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन को कहते हैं। दोस्तों शरीर से बाहर जो आपका कृत्रिम निषेचन होता है इसको क्या कहा गया है, इसे इन विट्रो निषेचन कहते हैं, संकरण कहते हैं या फिर एक्स विट्रो निषेचन कहते हैं या फिर निषेध कहते हैं। तो शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन को दोस्तों आपके इन विट्रो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन विट्रो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा 100% सही आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम में ना ऐसे ही प्रश्न आएंगे। कैसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आप बस क्लास को पूरा ध्यान से देखना और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। आगे प्रश्न आपका कि नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। शुक्रवाहिनी, वृषण, वृषण कोश या फिर कौपस्थ ग्रंथि। बताओ फटाफट से नीचे कमेंट कर दो भाई। शानदार क्वेश्चन पूछा आपसे कि नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, तो ये होता है दोस्तों आपके वृषण कोश, जिसको अंड कोश कहते हैं। वृषण के ताप का नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। ठीक है, बी को लो करो भाई, क्या कर दो, बी ऑप्शन को क्या कर दो आप, लो कर दो। ठीक है, और जो ये पैदा करने का कार्य करता है ना किसको, इसको। ठीक है, इसको पैदा करने का कार्य क्या कौन करता है, ये वृषण ही करता है आपका। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए। आगे क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो पूछा आपसे कि अलैंगिक जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। वाह भाई, क्या मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है अलैंगिक जनन होता है, लेकिन इसको कहा क्या गया है, खंडन कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं या फिर कोई नहीं। तो ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन इसे द्विखंडन कहा गया है। ठीक है, क्या कहलाता है, ये द्विखंडन कहलाता है। सी ऑप्शन को लो कर दो आप। ठीक है, चलिए आगे का जो आपका क्वेश्चन पूछा है दोस्तों वो देखिए कि हाइड्रा किसमें दोस्तों, कि हाइड्रा में विकसित होते हुए उभारनुमा जीव दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं।
दोस्तों हाइड्रा में विकसित होते हुए जो आपके क्या होते हैं, उभारनामा जीव दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। एक प्रश्न मुझे याद होता है, ठीक है, प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों कि अमीबा क्या है। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमीबा क्या है, तो ध्यान में रखना अमीबा क्या हो जाएगा, एक कोशिक जीव हो जाएगा। दोस्तों अमीबा क्या है आपका, एक कोशिक जीव है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। चलो बताओ फटाफट से नीचे कमेंट करो कि हाइड्रा में विकसित होते हुए उभारनुमा जीव दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। द्वीपखंडन कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, मुकुल कहते हैं, या खंडन कहते हैं। तो भाई मेरे ध्यान में रखना कि हाइड्रा में विकसित होते हुए जो आपके उभारनुमा जीव दिखाई देते हैं ना, उन्हें आपके मुकुल कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, उन्हें आपके मुकुल कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा। चलो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। आगे का जो प्रश्न है वो पूछा है कि किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बताओ भाई, रिगिंग कहलाएगी, नकलिंग कहलाएगी, खुरहरा कहलाएगी, या फिर क्लोनिंग कहलाएगी। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया दोस्तों आपकी क्लोनिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई मेरे, क्लोनिंग कहलाएगी। ऑप्शन डी को क्या कर दो आप, करेक्ट कर दो, ठीक है। चलो आगे चलिए। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है भाई, बताओ। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, निषेचन, अनिषेचन, जनन, या फिर प्रसव क्रिया। तो शुक्राणु और अंडाणु का जो आपका संलयन होता है इसे दोस्तों आपके निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे आपका निषेचन कहा जाता है। और सभी का ये ऑप्शन आया है, शाबाश। एक बार मेरे सारे के सारे अभ्यर्थी क्या कर देंगे भाई, सारे के सारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास आपकी बहुत ही मज़ेदार है। जनन प्रक्रम का पहला चरण दोस्तों शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयन होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप आपके युग्मन जना उसका निर्माण होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे का प्रश्न आपका 11 नंबर देखो। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देता है कहलाता है। ऐसा जंतु जो सीधे के सीधे क्या करता है भाई, शिशु को जन्म देता है। शलभ, जरायुज, कायांतरण, अनपरजक है। तो दोस्तों जरायुज कहलाता है। ऐसा जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देता है वो आपके जरायुज कहलाता है। वो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जरायुज के उदाहरण दूँ मैं आपको, ठीक है। जरायुज के आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि जरायुज के उदाहरण दो। प्रश्न अब एक किस रहेगा, या तो ऐसे प्रश्न पूछेगा या फिर कि एक प्रकार का ऐसा जंतु जो शिशु को जन्म देता है जरायुज कहलाता है। जरायुज कौन कौन से आपके क्या है दोस्तों, जीव है आपके, ठीक है, जंतु है, ठीक है। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, इसके उदाहरण दूं मैं आपको जरायुज के, तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके कौन कौन से। एक तो आपके गाय हो गया, ठीक है। एक कुत्ता को अपने घरों में पालते हैं, कुत्ता हो गया। तीसरा आपका बिल्ली हो गया, ठीक है, मानव हो गया। ये आपके क्या है, ये आपके दोस्तों जरायुज कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अनपरजक जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अनपरजक जंतु कहलाते हैं। और अनपरजक जंतुओं के अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो ये हो जाएंगे आपके मेंढक, छिपकली, तितली, मुर्गी और कोई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण होना क्या कहलाता है। रूपांतरण कहलाता है, कायांतरण कहलाता है, निरूपण कहलाता है, या फिर एलिंगजन कहलाता है। चलिए भाई मेरे फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण होना क्या कहलाएगा। तो ये दोस्तों आपके कायांतरण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा भाई मेरे, ये आपका कायांतरण कहलाएगा। ऑप्शन बी को क्या कर दो आप, करेक्ट कर दो, ठीक है। जैसे रेशम कीट का अंडा होता है वो आपके लार्वा या फिर इल्ली प्यूपा वयस्क में बदलता है। आगे का प्रश्न आपका कि सर्वप्रथम किस पशु की क्लोन को विकसित किया गया। ऐसा पशु जिसकी क्लोन को सर्वप्रथम विकसित किया गया कौन सा है भाई, बकरी, भैंस, भेड़, या फिर गाय। ऐसा पशु जिसकी क्लोन को विकसित किया गया तो ये हो जाएगा आपका भेड़। क्या हो जाएगा भाई, भेड़ हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा आपका। चलो अगला प्रश्न देखिए। आगे क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस प्राणी में अंडाणु का आकार अति सूक्ष्म होता है। दोस्तों निम्न में से किस प्राणी में अंडाणु का आकार आपका अति सूक्ष्म होता है भाई। तो अंडाणु का आकार अति सूक्ष्म हो जाएगा, ये होगा आपका भाई मनुष्य में। किस में हो जाएगा दोस्तों, अंडाणु का आकार आपके अति सूक्ष्म दोस्तों आपके मनुष्य में होता है। बी ऑप्शन को लो कर दो आप। आगे का क्वेश्चन देखिए। नर वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक क्या कहलाता है। अरे भाई मेरे, नर वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक क्या कहलाता है। अंडाणु कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा, जनन कहलाएगा, या फिर शुक्राणु कहलाएगा। तो ध्यान रहे नर वृषण द्वारा जो आपका उत्पन्न युग्मक होता है ये क्या कहलाता है भाई मेरे, ये आपका शुक्राणु कहलाता है। डी ऑप्शन को क्या कर दो आप, फटाफट से लो कर दो। चलिए अगला सवाल देखिए। आगे क्वेश्चन आपका कि डोली की क्लोनिंग में किस भेड़ का योगदान था। अरे भाई मेरी, डोली की क्लोनिंग में किस भेड़ का योगदान था। फिन डोरसेट का था,
स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का था, या फिर एब दोनों, या फिर मेरिनो। चलिए भाई जल्दी जल्दी क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि डोली की क्लोनिंग में किस भेड़ का आपका योगदान था। तो ये था दोस्तों आपके फिन डॉरसेट का था और स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का था, यानी ए और बै दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। आगे का प्रश्न पूछा आपसे कि जंतुओं में जनन की कितनी विधियाँ होती है, 3, 1, 4 या 2। सर जी कितने क्वेश्चन करवाओगे भाई मेरे? 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। कितने? 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए कि जंतुओं में जनन की कितनी विधियाँ हैं। तो जंतुओं में दोस्तों जनन की विधियाँ होती है वो आपकी 2 होती हैं। कौन कौन सी? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, आगे का प्रश्न देखो भाई। शुक्राणु की पूंछ या फ्लैगेलम किस काम आती है? शुक्राणु को अंडे तक ले जाना, उपरोक्त सभी शुक्राणु को गतिशील प्रदान करना, या फिर अंडे के आवरण को भेदना। चलिए आप इस क्वेश्चन का ध्यान से पढ़कर आंसर करो, तब तक मैं आपको अपनी व्हाट्सएप का नंबर दे देता हूँ। दोस्तों पशु परीक्षण एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए आपका ग्रुप बना रखा है एक है, उस ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है और उसके नंबर आपके 9057001547। ठीक है, इन पर मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा। तो शुक्राणु की पूंछ या फ्लैगेलम किस काम आती है? तो ये काम आती है आपके उपरोक्त सभी, यानी शुक्राणु को अंडे तक ले जाना, शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करना, अंडे के आवरण को भेदना, यानी उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करो भाई। अगला प्रश्न देखिए, मादा जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए, अंडाशय, योनि, गर्भाशय ग्रीवा या फिर बकशेप। बताओ मादा जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका अंडाशय। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न है कि नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, उपरोक्त सभी, या फिर एड्रेनलिन। नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? सभी को पता है कि नर में अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। कौन सा? दोस्तों नर में तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, लेकिन मादा में पूछे कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो मादा में आपका एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। किसका? मादा में आपका एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन जो आपका हार्मोन है ये किस में पाया जाता है? ये आपका नर यानी पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। काउपर्स ग्रंथि पाई जाती है नर जनतंत्र में, मादा जनतंत्र में? काउपर्स ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो काउपर्स ग्रंथि दोस्तों आपके नर जनतंत्र में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? नर जनतंत्र में दोस्तों आपकी काउपर्स ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए भाई। मादा युग्मक को क्या कहते हैं दोस्तों? जनन कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, निषेचन कहते हैं, या फिर अंडाणु कहते हैं। चलिए भाई मेरे फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए, मादा युग्मों को क्या कहा जाता है? गुरुजी मादा युग्मों को तो अपने अंडाणु कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों आपका अंडाणु है। ठीक है, ऑप्शन में अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन अंडाणु नाम मिले तो अंडाणु की जगह वो आपको ऑप्शन में क्या नाम देगा, वो आपको डिम्ब नाम देगा। क्या नाम देगा दोस्तों? डिम्ब नाम देगा। तो अंडाणु और डिम्ब एक की बात है। ठीक है, मादा युग्मक को आपके अंडाणु और डिम्ब कहा गया दोस्तों। महिला में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु होता, डिम्ब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न आपका 23 नंबर कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके कहलाता है। दोस्तों भ्रूण की एक ऐसी अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सकती है, क्या कहलाएगा? टेढ़पोल कहलाएगा, गर्भ कहलाएगा, कायांतरण कहलाएगा, ये फिर अंडपरजक कहलाएगा। तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके ये कहलाएगा आपका गर्भ कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? ये आपके गर्भ कहलाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है कहलाता है? आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, निषेचन, या प्रजनन। कमेंट कीजिए कि ऐसा निषेचन जिसमें क्या होता है दोस्तों, मादा के शरीर के अंदर होता है निषेचन कहलाता है। यह आपका आंतरिक निषेचन कहलाएगा। ए को लो करो आप। आगे देखो अगला सवाल। बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है भाई? अरे भाई मेरे बाह्य निषेचन होता है ना, ये किस में पाया जाता है? बतख में, जेकल में, मछली, या फिर हिरण में? तो ध्यान रखने योग्य बात आपकी ये है कि बाह्य निषेचन होता है दोस्तों ये आपका मछली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बाह्य निषेचन दोस्तों? मछली में पाया जाता है। सी ऑप्शन को आप लो कर दो भाई मेरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बिल्ली के संतति को क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं, बिलोटा कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं, या फिर पिल्ला कहते हैं? प्यारे भाई बहनों, बिल्ली की जो आपकी संतति होती है ना, आपको बिल्ली की जो आपकी संतति है इसको क्या कहा गया है? तो बिल्ली की संतति को भाई मेरी बिलोटा कहते हैं। क्या कहते हैं?
बिल्ली की जो आपकी संतति होती है इसको आपके बिलोटा कहता है। ऑप्शन बी आप लोग कर दो भाई। चलिए अगला सवाल देखिए, नर जनन अंगों में कितनी शुक्राणु नलिका होती है? 1, 3, 4 या 3? नर जनन अंगों में कितनी शुक्राणु नलिका होती है? तो ये होती है आपकी 3। कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है। ठीक है, कौन कौन सी? 2 शुक्राणु नलिका था, एक सेशन होता है। ठीक है, 2 शुक्राणु नलिका होती है और एक क्या होता है? सेशन होता है। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? 3 हो गए। और आप क्या थे एग्जाम में? 2 और 2 होता है आपका कल। ठीक है, चलो आगे प्रश्न देखिए, युग्मनज द्वारा कोशिकाओं के सामूहिकृत होकर विभिन्न ऊतकों व अंगों में परिवर्तित हुई विकसित संरचना क्या कहलाती है? प्रश्न को फिर से पढ़ लो कि युग्मनज द्वारा कोशिकाओं के सामूहिकृत होकर विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हुई विकसित संरचना क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों आपके भ्रूण कहलाती है। सी को लो करो भाई, क्या कर दो? सी को लो करो। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला सवाल पूछा है कि शिशु का विकास होता है पिताशय से, गर्भाशय से, ब्लैडर से या इनमें से कोई नहीं? तो शिशु का विकास सभी को पता है, ये तो बच्चे को पता है, गर्भाशय से होता है। ऑप्शन सी हमारे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक क्या है? एकल कोशिका है। ठीक है, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है दोस्तों? आपकी एकल कोशिका है। आज के क्लास का भाई मेरे अंतिम जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका कि मादा जननांगों में अंडाशय की संख्या होती है। मादा जननांगों में अंडाशय की संख्या होती है दोस्तों, अंडाशय की, तो ये होती है आपकी एक जोड़ी। बी को लो करो। ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय और एक जोड़ी क्या होती है? नवाइनी यानी डिम्बाइनी तथा गर्भाशय होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपने इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार क्लास को ज्वाइन किया तो चैनल को भाई आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। पशुपालन की रोजाना मैं आपको क्या दूंगा भाई, अब यहाँ पे क्लास अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए प्यारा सा नीचे कमेंट कर देना, सेशन आपको कैसा लगा। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।